गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 6th चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर हम जो इम्पीरियल सिटी थी उसकी डेवलपमेंट के बारे में देख रहे थे। आज हम आगे देखते हैं प्लानिंग अ न्यू कैपिटल, कि जो पहले मुग़ल एम्परर के टाइम में कैपिटल थी उसको किस तरह से एक नई कैपिटल बना दिया गया था, जिसको हम आज के दिन न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं। जो पुरानी मुग़ल एम्परर की सिटी थी उसको हम किस नाम से जानते हैं? पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, या फिर शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं। द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ से अवेयर थे कि कितनी सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस है दिल्ली की। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, मैनी स्कल्पचर इवेंट वर हेल्ड देयर। वहाँ पर बहुत तरह के इवेंट हेल्ड किए गए। इन 1877 के अंदर वाइसरॉय लिटन ऑर्गेनाइज अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो वाइसरॉय लिटन थे, उन्होंने 1877 के अंदर एक दरबार ऑर्गेनाइज किया। किस लिए? ताकि वो क्वीन विक्टोरिया को एज ए रूलर ऑफ इंडिया प्रेजेंट कर सके, एक्नॉलेज में ला सके। रिमेंबर दैट कलकत्ता वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन आज भी, मतलब 1877 के टाइम भी कलकत्ता ही उनकी राजधानी थी, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। बट द ग्रैंड दरबार वाज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली। लेकिन जो बड़ा दरबार था वो कहाँ हेल्ड किया गया? दिल्ली के अंदर किया गया। वाई वाज दिस सो? ये सब क्यों हो रहा था? ये दिल्ली के अंदर ही क्यों किया जा रहा था? क्योंकि वो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते थे कि दिल्ली कितनी इम्पोर्टेंट है, सिम्बोलिकली कितनी इम्पोर्टेंस है लोगों के माइंड के अंदर। ड्यूरिंग द रिवोल्ट के दौरान द ब्रिटिश हैड रियलाइज दैट द मुगल एम्पर वाज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल एंड दे सा हिम एज देयर लीडर। उन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट था उसके दौरान ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश जो मुग़ल एम्परर है उसको आज भी लोगों के मन में उसके प्रति कितनी इम्पोर्टेंस है, और वो आज भी उसको एज देयर लीडर देखते हैं। इट वाज देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट। इसीलिए ये सब वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। ब्रिटिश पावर विद पम्प एंड शो इन द हैड क्लियर रूल। इसके अंदर साफ साफ दिखाया गया था कि जो मुग़ल एम्परर हैं वो पहले की बात थी, वो अर्लियर रूल की बात थी। एंड द प्लेस विच हैज़ टर्न्ड इनटू द रिबेल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन 1957। और जो रिबेल हुआ था 1857 का, वो भी टर्न आउट की बात हो चुकी थी, वो पीछे की बात जा चुकी है। इन 1911 के जब हम बात देखते हैं, वैन किंग जॉर्ज फिफ्थ, जब किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है वाज क्राउंड इन इंग्लैंड में उनको क्राउनिंग किया गया। अ दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए दरबार कहाँ पे लगाया गया? दिल्ली के अंदर लगाया गया। द डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड एट दिस दरबार। और इसी दरबार के अंदर 1911 के अंदर जो दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था उसी के अंदर डिक्लेयर किया गया, डिसीजन लिया गया कि जो इंडिया की कैपिटल है उसको कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली में लाया जाएगा। न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रायसीना हिल्स। नई दिल्ली जो बनाई गई थी वो एक 10 स्क्वायर मील का एरिया था, जो रायसीना हिल की जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर बनाई गई थी। साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी, जो एग्जिस्टिंग सिटी था मीन्स जो शाहजहानाबाद था उसके साउथ में था। टू आर्किटेक्चर एडवर्ड ल्यूटियंस एंड हार्वर्ड बेकर, जो दो आर्किटेक्चर थे, एडवर्ड ल्यूटियंस और हार्वर्ड बेकर वर कॉल्ड ऑन द न्यू डिजाइन दिल्ली एंड बिल्डिंग। उनको बुलाया गया नए दिल्ली का डिजाइन बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन द न्यू दिल्ली कंसिस्ट ऑफ 2 माइल एवेन्यू। जो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स था वो 2 माइल के एरिया के अंदर था। किंग्सवे, जिसको किंग्सवे बोला जाता था, आज के दिन उसको क्या बोला जाता है? राजपथ। किंग्सवे राजपथ का ही इंग्लिश वर्जन है। दैट लेड टू द विक्टोरिया वाइसरॉय पैलेस नॉन नाउ राष्ट्रपति भवन। जो उस टाइम का वाइसरॉय हाउस पैलेस था उसको आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। विद द सेक्रेटरीट बिल्डिंग
और उसके साथ साथ सेक्रेटरीट बिल्डिंग थी, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी बिल्डिंग्स थी। ऑन अदर साइड ऑफ द एवेन्यू, इस जो भव्य इमारतें बनाई गई थी उसके एक साइड। द फीचर ऑफ दीज गवर्नमेंट बिल्डिंग वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ इंडियन एम्पीरियल हिस्ट्री। इन जो बिल्डिंग्स का डिजाइन था वो अलग अलग तरह के इंडियन एम्पीरियल हिस्ट्री से लिया गया था। बट द ओवरऑल लुक एट क्लासिकल ग्रीक, लेकिन इनकी जो ओवरऑल लुक थी वो क्लासिकल ग्रीक जैसी थी, जो ग्रीक के अंदर जिस तरह की होती है उस तरह से है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए द सेंट्रल डोम ऑफ द विक्टोरिया पैलेस, वाइसराय पैलेस वाज कॉपीड फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची। जो बीच का गुबंद है वाइसराय पैलेस का, वो बुद्धा स्तूपा जो है सांची के अंदर, उससे बोरो किया गया है। एंड द रेड स्टोन एंड द कर्व्ड स्क्रीन, और जो रेड स्टोन है या फिर जो कर्व्ड स्क्रीन है जिसे हम जाली भी बोलते हैं, और जालीज वर बोरोड फ्रॉम द मुगल आर्किटेक्चर। उनको कहाँ से लिया गया है? मुगल आर्किटेक्चर से लिया गया है। बट द न्यू बिल्डिंग हैज द असर्ट इंडियन ब्रिटिश इंपॉर्टेंस, लेकिन क्योंकि जो नई बिल्डिंग थी वो असर्ट कर रही थी ब्रिटिश इंपॉर्टेंस को, दैट इज वाई द आर्किटेक्चर मेड श्योर द वाइसराय पैलेस वाज हायर देन शाहजहां जामा मस्जिद। उन्होंने इस बात का, जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो ब्रिटिश सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, मीन्स जो वाइसराय हाउस होगा वो ऊंचा होना चाहिए शाहजहां की जामा मस्जिद से। आप लोगों ने पहले पढ़ा बच्चों कि जामा मस्जिद जो है वो शाहजहानाबाद की सबसे ऊंची इमारत थी, तो उससे ऊंचा वाइसराय हाउस होना चाहिए। हाउ वाज दैट टू बी डन? ये सब किस तरह से होगा? नाउ न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 years टू बिल्ड। नई दिल्ली को बनने में लगभग 20 साल लगे। द आइडिया वाज टू बिल्ड अ सिटी दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट टू शाहजहानाबाद। जो नए दिल्ली बनाने का उनके प्लानिंग थी, जो आइडिया था वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था शाहजहानाबाद को। अगर हम देखते हैं, देयर वाज टू बी नो क्राउड मोहल्लाज, नो मेजेज ऑफ नैरो बाइलिन। जो शाहजहानाबाद की थी उसमें क्राउडेड मोहल्लाज थे और उनके अंदर नैरो मेजेज थी उनकी बाइलेंस की। इस तरह से कुछ भी नई दिल्ली के अंदर नहीं रखा गया। इन न्यू दिल्ली के अंदर देयर वाज टू बी ब्रॉड, ये सब चीज़ें ब्रॉड थी, बहुत चौड़ी थी। स्ट्रेट लाइन थी विद स्पेरलिंग मैंसन, और बहुत ही भव्य मैंसन थे, बड़े बड़े मैंसन थे। सेट इन द मिडल ऑफ द लार्ज कंपाउंड, उनको लार्ज कंपाउंड के बीच में रखा गया था। द आर्किटेक्चर वांटेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट ए सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो आर्किटेक्चर थे वो दिखाना चाहते थे कि नई दिल्ली को एक लॉ और ऑर्डर की सेंस में फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। ठीक है। द न्यू दिल्ली also had to be a clean and healthy space, और जो नई दिल्ली का स्पेस था वो भी साफ सुथरा और बहुत हेल्दी होना चाहिए था। ब्रिटिश सा आवर क्राउडेड स्पेस एज अनहाइजीन एंड अनहेल्दी। उन्होंने देखा कि जो शाहजहानाबाद है उसका क्राउडेड एरिया बहुत ही अनहाइजीनिक और अनहेल्दी है। द सोर्स ऑफ डिजीज, और उसी से बहुत तरह की डिजीज पैदा होती हैं। दिस मीन दैट न्यू दिल्ली हैज़ टू हैव बेटर वाटर सप्लाई। इसका मतलब ये था कि जो नई दिल्ली बननी थी उसके लिए बढ़िया वाटर सप्लाई रखी जानी थी। सेवेज डिपोजिशन, और जो सेवरेज का डिपोजिशन था वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। द ड्रेनेज फैसिलिटी देन द ओल्ड सिटी, और जो ड्रेनेज फैसिलिटी थी वो भी बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए ओल्ड सिटी से। इट हैड टू बी ग्रीन, ये ग्रीन होना चाहिए। विद ट्रीज एंड पार्क्स एंश्योर फ्रेश एयर एंड एडक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर ग्रीनरी होनी चाहिए, ट्रीज होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, ताकि ये ऑक्सीजन की जितनी एडक्वेट सप्लाई होती है उसको पूरा कर सके। ठीक है, ये बात है बच्चों पार्टीशन से पहले की, जब यहाँ पर नई दिल्ली बनाई जानी थी। अब हम देखते हैं कि पार्टीशन के बाद किस तरह से नई दिल्ली का जो सिनेरियो था उसमें चेंज हुआ। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन के टाइम किस तरह से लाइफ थी नई दिल्ली की। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 के अंदर जो इंडिया का पार्टीशन हुआ लेड टू ए मैसिव ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर। जो नया बॉर्डर बना उसके दोनों तरफ से ट्रांसफर हुआ पॉपुलेशन का। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली स्वेल्ड, जो दिल्ली के पॉपुलेशन थी वो स्वेल्ड हो गई, बढ़ गई। द काइंड ऑफ जॉब्स पीपल डिड चेंज, जो लोग काम करते थे उनमें चेंज हो गया। एंड द कल्चर ऑफ द सिटी बिकम डिफरेंट, और जो कल्चर था सिटी का वो भी अलग हो गया, वो भी डिफरेंट हो गया।
डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद फ्रेंच रोड्स बिगेन। जो फ्रेंच थे वो जो धार्मिक दंगे थे वो भड़कने लगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिल्ली वर किल्ड, हजारों लोगों को दिल्ली के अंदर मारा गया। एंड देयर होम्स लूटेड एंड बर्न, और उनके घरों को लूट लिया गया और बर्न कर दिया गया। एज स्ट्रीम ऑफ मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, जैसे को स्ट्रीम चल रही थी, मुस्लिम लेफ्ट कर रहे थे दिल्ली को पाकिस्तान जाने के लिए। देयर प्लेस वाज टेकन बाय इक्वली लार्ज पीपल ऑफ सिख एंड हिंदू रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान, और इसी तरह से इसी इक्वल अमाउंट के अंदर सिख और हिंदू जो हैं रिफ्यूजी पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे। रिफ्यूजी रोमिंग द स्ट्रीट ऑफ द शाहजहानाबाद, रिफ्यूजी रोम कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे शाहजहानाबाद की गलियों में। सर्च ऑफ एम्प्टी हाउस टू ऑक्यूपाई, वो सर्च कर रहे थे खाली घरों को कि ऑक्यूपाई कर सके। एट टाइम दे फोर्स मुस्लिम टू लिव और सेल देयर प्रॉपर्टी, इसी टाइम वो फोर्स कर रहे थे मुस्लिम्स को कि वो यहाँ से या तो लीव करें या इन प्रॉपर्टीज को सेल करके जाएं। आवर 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम माइग्रेंट, अगर हम देखते हैं ऑन एन एवरेज तो 2/3 दिल्ली की जो मुस्लिम माइग्रेंट थे, ऑलमोस्ट 45,000 होम्स वर अबेंडेंड, उन्होंने 45,000 हाउसेज को अबेंड कर दिया था, छोड़ दिया था। टेररिस्ट मुस्लिम लिव्ड इन terrorist Muslim lived in makeshift camp till there could live for पाकिस्तान, और जो मुस्लिम थे उनको कैंपों में रहना पड़ा क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए भारत को छोड़ा। एट द सेम टाइम, उसी टाइम दिल्ली बिकम द सिटी ऑफ रिफ्यूजी, दिल्ली एक रिफ्यूजियों के सिटी की तरह बन गया था। नियरली 5 लाख पीपल वर एडेड इन दिल्ली पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन के अंदर 5 लाख लोग नए जुड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वो रिफ्यूजी थे, बाहर से आए थे, मीन्स पाकिस्तान से आए थे। विच हैड अ लिटिल आवर 8 लाख पीपल इन 1951। 1951 की अगर हम सेंसस देखते हैं तो टोटल आबादी कितनी थी? 8 लाख पीपल थी। मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट वर फ्रॉम पंजाब, इनमें से ज़्यादातर जो माइग्रेंट थे वो कहाँ से थे? पंजाब से थे, पाकिस्तान वाले पंजाब से थे। दे स्टे इन कैंप, स्कूल, मिलिट्री बैरक्स एंड गार्डन, होपिंग टू बिल्ड न्यू होम्स। उस टाइम वो क्या कर रहे थे? कहाँ पर रह रहे थे? कैंप्स के अंदर रह रहे थे, स्कूल्स के अंदर, मिलिट्री बैरक्स के अंदर, गार्डन्स के अंदर, और वो होप कर रहे थे कि वो जल्दी ही अपना नया घर बना लेंगे। सम गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई रेजिडेंस, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ऑक्यूपाई कर सके जो रेजिडेंस थे दैट हैड बिन वैकेंटेड, जो खाली पड़े हुए थे क्योंकि वहाँ से मुस्लिमों ने खाली कर दिए थे। अदर वर हाउस्ड इन रिफ्यूजी कॉलोनीज, बाकी जो थे उनको कहाँ रहना पड़ा? रिफ्यूजी कॉलोनीज में रहना पड़ा। द न्यू कॉलोनीज सच एज लाजपत नगर एंड तिलक नगर कम अप एट दिस टाइम, जैसे कि लाजपत नगर और तिलक नगर हैं, वो किनकी कॉलोनीज हैं? रिफ्यूजीज की हैं। सोप एंड स्टॉल वर सेट अप टू कैटर टू द डिमांड ऑफ द माइग्रेंट, बहुत सारी सोप और स्टॉल लगने लगे ताकि वो माइग्रेंट की डिमांड को कैरी कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर आल्सो ओपन, बहुत तरह के स्कूल और कॉलेजेस भी खोले जाने लगे। द स्किल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रिफ्यूजी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल दे रिप्लेस, जो स्किल और ऑक्यूपेशन थे रिफ्यूजीज का जो यहाँ पर आए थे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट था जो जिन लोगों को वो रिप्लेस कर रहे थे, मीन्स जो मुसलमान यहाँ से छोड़कर गए थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। मैनी ऑफ द मुस्लिम हु वेंट टू पाकिस्तान वर आर्किटेक्ट, पेटी ट्रेडर्स एंड लेबरर, उनमें से बहुत जो मुसलमान यहाँ से गए थे उनमें से बहुत सारे लोग आर्टिसंस थे, जो शूद्र ट्रेड करते थे वो थे, और लेबरर थे। द न्यू माइग्रेंट कम टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड, जो यहाँ पर आए थे पाकिस्तान से दिल्ली के अंदर जो माइग्रेंट आए थे वो कैसे थे? रूरल लैंडलॉर्ड थे, लॉयर थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, और जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे। पार्टीशन चेंज देयर लाइफ एंड देयर ऑक्यूपेशन, पार्टीशन ने उनकी लाइफ और उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल बदल दिया था। दे हैड टू टेक अ न्यू जॉब एज हॉकर, वेंडर, कारपेंटर और आयरन स्मिथ, उनको अब अलग तरह के जॉब अपनाने पड़ रहे थे, जैसे हॉकर का, वेंडर का जो गलियों में सामान बेचते हैं उसका, कारपेंटर का, या फिर आयरन स्मिथ का। मैनी हाउएवर
प्रिपेयर्ड इन देयर न्यू बिजनेस, बहुत सारे प्रिपेयर्ड हो गए इस न्यू बिजनेस के अंदर। द लार्ज माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान चेंज सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली, जो लार्ज अमाउंट में माइग्रेंट आए थे उन्होंने दिल्ली के सोशल माहौल को बदल दिया। एन अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू वाज ओवरशैडोड बाय द न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटी, जो यहाँ का अर्बन कल्चर था जिसके ऊपर पोजेशन किसका था, उर्दू का था, उसको आवर शेडो कर दिया गया। जो नया टेस्ट आ रहा था और जो नई सेंसिबिलिटी लोगों के अंदर आ रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे, उनका कल्चर यहाँ के मुसलमानों के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट था। इन फूड, उनमें किस किस चीज़ से डिफरेंट थे, फूड के अंदर, ड्रेसिंग के अंदर और आर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो मे भी यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं, ये होगी बाहर की एरियाज़ की बात। इनसाइड द ओल्ड सिटी, लेकिन जो ओल्ड सिटी था, जो पुराना सिटी था, वहाँ पर क्या हो रहा था। मीनवाइल व्हाट हैपन टू द ओल्ड सिटी दैट हैड बीन शाहजहानाबाद, लेकिन जो शाहजहानाबाद था वहाँ पर क्या हो रहा था। इन द पास्ट दिल्ली, मुगल दिल्ली फेम कैनाल had brought not only fresh drinking water of the houses but also water of the other dominion use। जो पुराना मुगलों की दिल्ली थी, उनमें जो कैनाल्स थी उनका यूज किस लिए किया जा रहा था, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया जा रहा था, और बाकी जो डोमेस्टिक यूज होते हैं उनके लिए किया जा रहा था। द एक्सलेंट सिस्टम ऑफ द वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाज नेग्लेक्टेड इन द 19th सेंचुरी, लेकिन जो एक्सलेंट सिस्टम था वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था 19th सेंचुरी के अंदर। क्यों? क्योंकि मुगल्स तो रहे नहीं थे पावर में। अभी कौन आ गए थे पावर में? ब्रिटिशर्स यहाँ पर पावर में आ गए थे, तो उन्होंने इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। द सिस्टम ऑफ वॉल्स, वेल्स का मतलब यहाँ पर जो बॉयलीज है उसको हम हिंदी में बावड़ीज बोलते हैं। ठीक है, जो एक हम लेक के लिए या फिर बड़े पॉन्ड के लिए यूज करते हैं, वह आल्सो ब्रोक डाउन, उनको ब्रोक डाउन कर दिया गया, उसके पानी को पोल्यूटेड कर दिया गया, उसके क्लीननेस का ध्यान नहीं दिया गया। एंड द कैनाल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्टेज, और जो कैनाल्स थी उनके अंदर रिमूव कर दिया गया हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है उसको, वर डैमेज्ड, वो डैमेज हो गई। दिस was at the time when the population of the city was continuously growing, और ये सब उस टाइम हो रहा था जब सिटी की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी। ठीक है, द ब्रोकन डाउन कैनाल्स कुड नॉट सर्व द नीड ऑफ द दिस रैपिडली इंक्रीज पॉपुलेशन, और जो क्योंकि कैनाल्स का सिस्टम टूट गया था तो वो सप्लाई को, जो उनकी नीड थी उसको ओवरकम नहीं कर पा रही थी, उनको अच्छे से सर्व नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ रही थी। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते शाहजहानी ड्रेन, जो शाहजहानी ड्रेन थे वर क्लोज, उनको बंद कर दिया गया। ए न्यू सिस्टम ऑफ ओपन सरफेस ड्रेन वाज इंट्रोड्यूस, और एक नया सिस्टम अपनाया गया जिसके अंदर ओपन ड्रेनेज को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस सिस्टम टू वाज सून आवर बर्डन, और इस सिस्टम के ऊपर भी जल्दी ही बहुत सारा बर्डन हो गया। एंड मैनी ऑफ द वेल्थियर inhabitant complained about the stretch of roadside pavements and overflow open drainage, और बहुत सारे जो वेल्थियर इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने कंप्लेन की कि ये क्या कर रहे हैं, रोड साइड को स्ट्रेच कर रहे हैं, और इन जो ये ओपन ड्रेन है इनसे ओवरफ्लो हो रहा है। द दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वाज अनविलिंगली टू स्पेंड मनी ऑन द गुड ड्रेनेज सिस्टम, और फोर्सफुली जो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी थी उसको पैसे स्पेंड करने पड़े ना चाहते हुए भी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। एट द सेम टाइम, इसी टाइम 2 मिलियन ऑफ रुपीज़ वर बीन स्पेंट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम इन न्यू दिल्ली एरिया, जब नई दिल्ली के अंदर बहुत मिलियंस में रुपए स्पेंड किए जा रहे थे। तो द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, किस तरह से डिक्लाइन हुआ हवेलीज का। हवेलीज क्या होता है, जो नोबल पर्सन के बड़े बड़े मैंसन होते हैं उनको हवेली बोला जाता था मुगल्स की काल में। द मुगल आर्किटेक्चर ऑफ द 17th and 18th सेंचुरी लिव्ड इन द ग्रांड मैंसन कॉल्ड हवेली, जो मुगल
के नोबल पर्सन थे वो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर बड़े बड़े मैंसन में रहते थे, उन्हीं को हवेली बोला जाता था। अब मैप ऑफ मिड 19th सेंचुरी शोड एटलीस्ट 100 सच हवेली। एक मिड 19th सेंचुरी का मैप है जिसके अंदर 100 ऐसी हवेलियों को शो किया गया है, विच वर लार्ज वेल्ड कंपाउंड विद मैंसन, कोर्टयार्ड एंड फ्रंटियन। उसके अंदर बहुत बड़े कंपाउंड होते हैं मैंसन के, कोर्टयार्ड होते हैं बहुत बड़े उसके अंदर, और फ्रंटियन होते हैं एक दूसरे के साथ। जब जिस बॉर्डर से दो घरों को बांटा जाता है उसको फ्रंटियन बोला जाता है। अ हवेली हाउस मैनी फैमिलीज। एक हवेली के अंदर बहुत फैमिलीज रह सकती थी। ऑन एंटरिंग द हवेली थ्रो अ ब्यूटीफुल गेटवे, जो एंट्रेंस होता था हवेली का एक ब्यूटीफुल गेटवे होता था। यू रीच एन ओपन कोर्टयार्ड, आप उसके बाद एक ओपन कोर्टयार्ड में जाओगे। सराउंडेड बाय पब्लिक रूम मीन्स फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस, वहाँ पर बहुत तरह के पब्लिक रूम होंगे जो विजिटर्स के लिए या बिजनेस पर्पज के लिए बनाए गए थे। यूज एक्सक्लूसिवली बाय मेल, जो एक्सक्लूसिवली किसके द्वारा यूज किए जाते थे, मेल्स के द्वारा यूज किए जाते थे। द इनर कोर्टयार्ड with its pavilions and room were meant for the women of the household। जो अंदर का कोर्टयार्ड और जो पवेलियन था वो किसके लिए बनाया गया था, वुमेन्स के लिए बनाया गया था, ताकि वो अपने हाउस होल्ड के काम कर सकें। रूम इन द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेज एंड वेरी लिटल बाय वे ऑफ फर्नीचर। जो हवेली के रूम थे उनका मल्टीपल यूज किया जाता था और उसके फर्नीचर का भी। इवन इन द मिड 19th सेंचुरी उमर अल दीन खान, जो उमर अल दीन खान की हवेली थी मिड 19th की हवेली, हैज सेवरल स्ट्रक्चर विद इन इट, उसके अंदर बहुत तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए थे। एंड इंक्लूडिंग हाउसिंग फॉर द कार्ट ड्राइवर, उसके अंदर हाउसिंग की फैसिलिटी दी गई थी किस किस के लिए, कार्ट ड्राइवर्स के लिए, टेंट पिचर्स के लिए, टॉर्च बियरर के लिए, एज वेल एज द अकाउंटेंट, क्लर्क एंड हाउस होल्ड सर्वेंट्स। इनके लिए अलग अलग हाउसेज की फैसिलिटी दी गई थी उसकी हवेली के अंदर। मैनी ऑफ द मुगल अमीर्स, जो मुगलों के अमीर होते थे, नोबल पर्सन होते थे, वर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट अंडर कंडीशन ऑफ ब्रिटिश रूल के अंडर जो अमीर थे वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे उन हवेलियों को, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था। हवेलीज देयरफॉर बिगन टू सब डिवाइडेड एंड सोल्ड। इसमें क्या हुआ, हवेलियों को सब डिवाइड कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता बेचा जाने लगा, उसका कुछ कुछ पार्ट बेचा जाने लगा। ठीक है। ऑफन द स्ट्रीट फ्रंट ऑफ द हवेली बिकम द शॉप एंड वेयर हाउस। जो ओपन इन फ्रंट ऑफ रोड होता था हवेली का, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, शॉप्स के अंदर और वेयर हाउसेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। सम हवेलीज वर टेकन ओवर बाय द आवर अपकमिंग मर्केंटाइल क्लास, और जो हवेलियाँ थी उनको टेक ओवर कर लिया गया जो आने वाली मर्केंटाइल क्लासेस थी। बाय मैनी फॉल इन डिक्लाई एंड डिसयूज, और उनमें से बहुत तरह की हवेलियाँ वैसे ही पड़ी रही जिसका कोई यूज नहीं हुआ। द कॉलोनियल बंगलो वाज डिफरेंट क्वाइट फ्रॉम द हवेली। जो कॉलोनियल बंगलो होते थे जो नई दिल्ली के अंदर बनाए गए वो इन हवेलियों से क्वाइट डिफरेंट थे। मींट फॉर वन न्यूक्लियर फैमिली, वो एक अकेली फैमिली के न्यूक्लियर फैमिली के लिए बनाए गए थे। इट वाज अ लार्ज सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर विद अ पिचेड रूफ। इसका ये एक बहुत बड़ा सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर होता था जिसकी एक पिच्ड रूफ होती थी एंड यूजुअली सेट इन ऑन 1 or 2 एकड़ ऑफ ओपन ग्राउंड। और इसको कितने एकड़ में बनाया जाता था, 1 या 2 एकड़ के ओपन ग्राउंड के अंदर बनाया जाता था। इट हैज़ सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम, इसके अंदर सेपरेट लिविंग और डाइनिंग रूम होते थे और बेडरूम होते थे। एंड ए वाइल्ड बरामदा, और इसका एक बहुत बड़ा बरामदा होता था। रनिंग इन फ्रंट, जो संभवतः बाहर की तरफ होता था, फ्रंट की तरफ होता था। एंड समटाइम ऑन 3 साइड, और कई बार 3 साइड बरामदा होता था। किचन सेटेबल एंड सर्वेंट, और जो किचन होता था उसके साथ ही सर्वेंट और सेटेबल के क्वार्टर्स होते थे। वर इन सेपरेट स्पेस फ्रॉम द मेन हाउस, उसको अलग रखा जाता था मेन हाउस से। ठीक है। द हाउस वाज रन बाय डजन्स ऑफ सर्वेंट,
और ऐसे हाउसेज की देखरेख के लिए डजन्स ऑफ सर्वेंट्स रखे जाते थे, दर्जनों सर्वेंट रखे जाते थे। द वुमेन of the household often sat on the verandas and supervised tailor or other ट्रेड्समैन। जो औरतें होती थी वो हाउस होल्ड को देखने के लिए वरामदा में बैठते थे ताकि वो सुपरवाइज कर सकें टेलर्स को और जो बाकी ट्रेड्स पर्सन होते हैं उनको। द म्यूनसिपल बिगेन्स टू प्लान। जो म्यूनसिपल है उसने प्लानिंग करना कब स्टार्ट कर दिया? द सेंसस ऑफ 1931 की जो सेंसस हुई रिवील्ड दैट द वर्ल्ड सिटी एरिया ऑफ वाज हॉरिफुली क्राउडेड विद अ मैनी ऑफ एज 90 person per acre while the New Delhi had only about 3 person per acre। 1931 का जो सेंसस हुआ था उसने रिवील किया कि जो वर्ल्ड सिटी है वो हॉरिबली क्राउडेड है, उसके अंदर 1 एकड़ के अंदर 90% रहते हैं। लेकिन अगर न्यू दिल्ली की बात करें हम तो 3 person पर एकड़ के हिसाब से रहते हैं। द पुअर कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड सिटी हाउएवर डिड नॉट स्टॉप इट इन फ्रॉम एक्सपेंडिशन। जो इसकी पुअर कंडीशन थी वर्ल्ड सिटी की उसने भी इसको एक्सपेंड करने से नहीं रोका। इन 1888 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम वाज प्लान्ड बाय रॉबर्ट क्लार्क फॉर द वर्ल्ड सिटी रेजिडेंस। 1888 के अंदर एक एक्सटेंशन स्कीम बनाई गई रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा कि किस तरह से जो ये वर्ल्ड सिटी के रेजिडेंट्स है वो किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और स्कीम बना सकते हैं बाहर की तरफ एक्सपेंड करने के लिए। द एरिया was to draw residents away from the old city to the new type of market square around which would be built street in the redevelopment straightly followed by grid pattern। इसके अंदर क्या किया गया, जो क्राउडेड सिटी था उससे दूर की तरफ स्क्वायर मार्केट्स बनाई गई, उसके अंदर बिल्डिंग्स बनाई गई और उसके अंदर अलग अलग तरह से एक ग्रिड पैटर्न को अपनाया गया। एंड वर द आइडेंटिकल वाइल्स और वो आइडेंटिकली बड़ा था साइज एंड कैरेक्टर, उसके अलग अलग कैरेक्टर थे, अलग अलग साइज के बनाए गए थे। लैंड वाज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज। लैंड को रेगुलर एरियाज के हिसाब से बनाया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड। अपने नेबरहुड को बनाने के लिए क्लर्कीगंज, क्योंकि क्लर्क ने इसकी स्कीम दी थी, इसका आइडिया दिया था, इसलिए इस एरिया का नाम क्लर्कीगंज रखा गया। एज द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट किससे हुई थी? क्लर्क से हुई थी। रिमेन्ड अनकम्प्लीट एंड डिड नॉट हेल्प द डिकॉन्सेंट ऑफ ओल्ड सिटी। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ये इनकम्प्लीट ही रही और उसने जो ओल्ड सिटी की हालत थी उसमें कोई हेल्प नहीं की। इवन इन 1911 के अंदर भी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन दीज न्यू लोकेलिटी वाज वेरी पुअर। जो नई लोकेलिटी थी उनके अंदर भी बहुत पुअर थी। न्यू दिल्ली, द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेटअप 1936, उसको 1930 के अंदर सेटअप किया गया। एंड इट बिल्ट एरिया लाइक दरियागंज साउथ ऑफ द वेल्दी इंडियन हाउएवर वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स। उसने क्या किया, दरियागंज नाम का एक साउथ में बहुत वेल्दी जो इंडियंस थे उनके लिए एक एरिया बनाया गया जिसके अंदर बहुत जो हाउसेज थे उनके चारों तरफ पार्क्स होते थे। विद इन द हाउसेज स्पेस वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ प्राइवेसी। और उसके अंदर भी जो हाउसेज थे उनके अंदर भी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग जो नए रूल आए थे उनके आधार पर डिवाइड किया गया इंस्टेड ऑफ स्पेस। इसके अलावा स्पेस के अलावा बीइंग शेयर्ड बाय मैनी फैमिलीज और अ ग्रुप, उसको जो स्पेस था उसको बहुत सारी फैमिलीज के द्वारा शेयर किया गया और बहुत सारे ग्रुप्स उसके अंदर रह सकते थे। नाउ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हैड देयर ओन प्राइवेट स्पेस विद इन द होम। अब जो एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर थे उनके लिए प्राइवेट स्पेस हो सकते थे इन घरों के अंदर। ये था हमारे देश के अंदर जो ल्यूटियंस और जो हर्बर्ट बेकर ने हमें डिज़ाइन दिया, मीन्स जो राजपथ का डिज़ाइन दिया, किंग्स वे का डिज़ाइन दिया। इसी तरह से उन्होंने जो हर्बर्ट बेकर हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर भी इमारतें बनाई थी। उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है बच्चों,
तो आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। ओके बच्चों, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।